नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और सवाल आज हम ये उठा रहे हैं कि क्या यूपी को हसीन सपने दिखाकर वोट मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 राउंड की वोटिंग खत्म होने के बाद आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो अपनी कथनी और करनी में अंतर न करें। इसके पहले यूपी के चुनाव प्रचार में एक सीरीज चली जिसमें ओबामा के घर से लेकर मेड इन मिर्जापुर कालीन, लंदन में पाइनएप्पल जूस, मेड इन मणिपुर नारियल का जूस और आलू की फैक्ट्री पर खूब सुना और बोला गया। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे राजनीतिक दल कमजोर होमवर्क के साथ चुनाव प्रचार में उतरते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से करीब आधी है, जो यूपी प्रति व्यक्ति आय के मामले में राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी पीछे है, जो यूपी अनाज के उत्पादन में और साक्षरता दर में भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है, उस यूपी को इस वक्त बिजली, शिक्षा, सेहत, रोजगार की जरूरत है या फिर चुनाव के मंच से दिखाए जाने वाले हसीन सपनों की। आज हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि मेक इन इंडिया के नारे का अपने तरीके से इस्तेमाल करके क्या राहुल गांधी देश में मेक इन कांग्रेस करना चाहते हैं, और सवाल यह भी, क्या ऐसा करके राहुल गांधी मोदी के सपने को सच कर पाएंगे। Prime Minister to unveil the new global Make in India initiative. ये शेर का कदम है, ये लाइन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। वो भी गुजरात में था क्या? ये शेर का कदम है, ये लाइन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। सारी दुनिया एशिया की तरफ नजर कर रही है, पूरी विश्व को कोई जगह विश्व ढूंढ रहा है। मुझे सिर्फ उसको एड्रेस देने की कोशिश करने की ये जगह है। फिर आप जाएंगे ओबामा जी के घर, अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, आप उनके घर जाएंगे, उधर जमीन पे कालीन होगा। आप ओबामा जी से पूछेंगे, भैया ये आपने कालीन कहां से लिया? या हमने दुकान में लिया। इसके पीछे क्या लिखा है? ओबामा जी कालीन को उठाएंगे, देखेंगे मेड इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है, भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। आप कह रहे हो कि यहां आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहां पे किसान की मदद करो। अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगेगी। भाई फैक्ट्री में आलू होता है क्या? आप तो बताइए भाई, आलू फैक्ट्री में होता है क्या? अब कांग्रेस के पास ऐसे नए होनहार लोग हैं जो कोकोनट का जूस बेचेंगे लंदन में, उत्तर प्रदेश में लगाएंगे आलू की फैक्ट्री। आपको कौन बचाएगा भाई? इनसे आपको कौन बचाएगा है बताइए। मोदी जी आज भी समझ जाइए, आज भी किसानों की समस्याओं का निदान करिए, आज भी किए हुए वायदों पर खरा उतरिए, वो आपको माफ कर देंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मेक इन इंडिया पर मोदी के सपने सच करेंगे राहुल? दूसरा सवाल, क्या राहुल ने चुराया मोदी के मेक इन इंडिया का नारा? तीसरा सवाल, 55 साल के बाद कांग्रेस को क्यों आई मेक इन इंडिया की याद? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या मेक इन इंडिया से होगा राहुल का मेक इन कांग्रेस? तो आपको बता दें, आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय सरदाना हमारे साथ हैं, वो अर्थशास्त्री हैं। और कुछ देर के बाद टी.आर. रामचंद्रन भी हमारे साथ होंगे, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को भी और मेहमानों को भी एक बार फिर याद दिला दें चर्चा के नियम क्या है।
1.5 मिनट का समय आपको मिलेगा अपनी अपनी बात रखने के लिए, और 1.5 मिनट के बाद जैसे ही घड़ी में 1.5 मिनट पूरा होगा, आपकी आवाज अपने आप सॉफ्टवेयर से बंद हो जाएगी। उसके बाद आप फिर से अपनी बात रखने के लिए जब मौका पाएंगे, घड़ी के हिसाब से हम अपनी बात रख पाएंगे, और अंत में फिर हम घड़ी हटा देते हैं ताकि खुलकर बहस भी कर सकें, एक दूसरे से सवाल जवाब भी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजीव त्यागी, आज कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर के उन्होंने नारियल पानी वाली बात का मजाक उड़ाया, शायद वीडियो भी दिखाया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारा सवाल बड़ा सीधा है, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब राहुल गांधी खाट यात्रा लेके निकले थे, आप उनके साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद आपने आके बड़ी लिस्ट गिनाई इस प्रोग्राम में कई बार कि ये सारी दिक्कतें हैं, इनको दूर करना है और इसलिए हम अपना चुनाव में इन चीज़ों को एजेंडा बना रहे हैं। आज आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं नारियल पानी पे, अनानास के जूस पे, 7 फेज का हो गया, इसलिए इस स्थिति में आ गए हैं क्या हम लोग? देखिए रोहित जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, 1.5 मिनट का आपने समय दिया है। आज भी कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ रही है, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें दलितों को मकान से लेकर के, नौजवानों को स्मार्टफोन से लेकर के और अन्य सभी योजनाएं जो मैंने आपको पहले बताई वो सारी चीज़ें हैं। हम ये पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि उनके मुद्दे क्या हैं। मुद्दा आधारित चुनाव की जो बात करते थे, जो विकास की बात करते थे, वो शमशान और कब्रिस्तान पर चले गए, वो होली और ईद पर चले गए। और आज होली आने से पहले ही पहली बार ऐसा हुआ है 60 साल की हिस्ट्री में, एलपीजी प्राइसेस रेज बाय 86, स्टीपेस्ट हाइक इन द इंडियन हिस्ट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहे हैं, अखबारों में छपा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एलपीजी के सिलेंडर पे जो आम आदमी का भोजन बनाने का हथियार है उस पर इतनी बड़ी वृद्धि मोदी सरकार ने की है। तो ये मोदी सरकार किस मुंह से महंगाई रोकने की बात कर रही है? मोदी सरकार किस मुंह से लोगों की बेहतरी की बात कर रही है? मोदी सरकार किस मुंह से अच्छे दिनों की बात कर रही है? क्या मोदी सरकार ने किसानों को 50% प्रॉफिट दे दिया कॉस्ट प्राइस पे? क्या मोदी सरकार ने यह नहीं किया कि गेहूं के आयात शुल्क को हटाने का काम किया, जब गेहूं भारत के बाजार में किसानों का आने वाला है? ऐसा क्यों किया गया कि किसानों को मारने के लिए मोदी सरकार ऐसा काम कर रही है? सर आवाज चली गई, 1.5 मिनट हो गया। राजीव जी, हैरानी की बात है, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके मुंह के अलावा किसी और नेता के मुंह से आपके ये बातें सुनती नहीं है जो आप बोल रहे हैं ना अभी। बिजली पानी हाफ, किसानों का इतना माफ और जनता को चाहिए पूरा हिसाब, आपके अलावा किसी नेता के मुंह से नारा हमने सुना नहीं। और आप भी केवल टीवी पे बोलते हैं, जमीन पे बोलते कि नहीं हमको पता नहीं। संबित पात्रा, आप लोगों ने विकास किया, आप दावा करते हैं, जब विकास किया तो फिर ये मजाक पे क्यों चलता है चुनाव का पूरा प्रचार जो है? चूंकि आज आपका डिबेट का टॉपिक ही मेड इन इंडिया है और मैं उसी पे स्टिक करके रखूंगा कि एक पार्टी है जो 70 साल के बाद भी मेड इन इंडिया को पूरा नहीं कर पाई, और हम एक कम समय में क्या कर पाए। आप देखिए, 1.5 साल के अंदर ही, हमारे आने के अब तो 2.5 साल हो गए, 1.5 साल के अंदर ही 12 प्लेसेस हम कूद के ऊपर गए, जो कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। हम 1.5 साल के अंदर ही 16 प्लेसेस कूद के ऊपर गए, जो कि इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स था। पूरे विश्व में बिजनेस को किस प्रकार मोदी जी ने बढ़ाया। और इसी 1.5-2 साल के अंदर ही जो एफडीआई आता है, विदेशों से जो निवेश आता है, वो चाइना से भी अधिक पहली बार हुआ है। तो आप बताइए, हम केवल कोरे कागज में वादे करके लिख देते हो, ऐसा नहीं है। मेड इन इंडिया, जिसको मोदी जी ने भी कहा शेर का पंजा, तो शेर के पंजे का नतीजा दिखा रहे हैं कि एफडीआई का हाईएस्ट हमने यहां पर ग्रोथ करके दिखाया है। राहुल जी कहते हैं कि रायबरेली में मेड इन इंडिया हो जाता। रायबरेली की बात मैं बता दूं, रायबरेली में 51 ईयर्स से जो है इनकी खुद के लोग हैं वहां पे, कांग्रेस की सत्ता वहां से चल रही है। 48 ईयर्स से इनके खुद के परिवार के लोग, गांधी फैमिली के परिवार के लोग, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू, शीला कौल और सोनिया गांधी जी रायबरेली से है। एक भी मेड इन रायबरेली अभी तक क्यों नहीं हो पाया? ये 2.5 वर्ष में वो पूछते हैं मेड इन रायबरेली क्यों नहीं हुआ। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे। हमने मेड इन इंडिया का नारा दिया, मेक इन इंडिया आरंभ किया, तो नतीजे मैंने आपको राजीव जी गिनवा के दिखा दिया है, आप भी करके दिखा दीजिए। ठीक है, 1.5 मिनट हो गया आपका। मैं विजय जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं। जो डेटा संबित पात्रा बता रहे हैं, अगर वो वाकई है तो जो बातें राजीव त्यागी कह रहे हैं उनका हल क्यों नहीं हो रहा? भाई, अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में बढ़ रहे हैं, आपके पास फॉरेन इक्विटी आ रही है, आप दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, विदेशी आपके पास आके पैसा अपना लगाना चाह रहा है, तो आपके देश के किसान की स्थिति खराब क्यों है?
आपको मेरी आपकी जेब से गैस सिलेंडर के लिए पैसा क्यों काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि मेक इन इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रयास है और 70 साल में इस देश की जो सबसे बड़ी चुनौती रही है वो है रोजगार का। जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करेंगे आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है पॉलिसी एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक जो भारत सरकार ने किया है और जो 70 साल से जो हमें पॉलिसी एनवायरनमेंट मिला है, हम चाइना के बराबर थे 30 साल पहले। आज चाइना कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ हैं, ये हमारे सामने है कि हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई 70 साल में कि इन्वेस्टर आने से डर रहा था। आज हम पहले पॉलिसी सुधार रहे हैं, तभी हमने ये देखा है कि जो हमारा स्टेप है, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया हमें कह रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मानना तो चाहिए कि हमारी पॉलिसी सुधर रही है। अब इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे, लेकिन लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट आने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले लोग कंफर्टेबल होना चाहते हैं कि आपकी पॉलिसीज ठीक तो हैं, और जैसे जैसे पॉलिसी सुधरेंगी इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग मेक इन इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि एक फैक्ट्री लगाने में भी 2 साल लगते हैं, लेकिन पहले उससे आपको जो आपके पुराने और आउटडेटेड कानून थे वो भी तो सुधारिए। और शायद मोदी जी ने वही शुरुआत करी है जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया है, देश सुधरने में टाइम लगता है और हम शायद सही डायरेक्शन में हैं। और जो बात कांग्रेस ने कही है, यस, उसको उनका ठीक सर, आवाज चलेगी। जो बात कांग्रेस ने कही है उसको आपको बाद में पूरा करना पड़ेगा। टी.आर. रामचंद्रन हमारे पास आ गए हैं। सर, कुछ चीजें सुनाता हूं आपको पढ़ के। आपने मिस कर दिया वो पार्ट जो अभी राजीव त्यागी ने कहा, जो संबित पात्रा ने कहा और जो विजय जी ने कहा, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा वो आप मिस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं ऐसा दिन आए जब ओबामा टूथपेस्ट यूज करें तो उस पर लिखा हो मेड इन बाराबंकी। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ताला लगाएं तो उस ताले पर लिखा हो मेड इन अलीगढ़। बराक ओबामा बेड की चादर देखें तो कहें कि ये चादर कहां से आई, जवाब मिले गाजियाबाद से। चाहता हूं वो दिन आए जब अमेरिका के राष्ट्रपति घड़ी देखें तो उस पर लिखा हो मेड इन मिर्जापुर। आपको लगता है राहुल गांधी के पास या तो स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, या फिर उनको नारा मोदी जी का अच्छा लगा तो उनको लगा कि मेक इन इंडिया को अपना बना लिया जाए और वो उसी पे उतर आए? खैर, एनीवे मेरे ख्याल में इस तरह की नोक-झोंक काफ़ी वीक्स से चल रही है, जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है। और ये कुछ आपसी पॉलिटिकल वन अपमैनशिप लगता है मुझको, पर ये किसी को भी कहीं ले नहीं जा रहा। आखिरकार अगर आप देखें ये ग्राउंड लेवल पे, खासकर ये लास्ट फेज जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, लोग चाहते हैं कि मुद्दे पे बात करें, क्योंकि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और ये एसपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रह चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी में सब चीज़ बहुत स्मूथ चल रहा है। देखिए, बीजेपी में भी अंदरूनी फूट है और वो पिछले 4-5 दिनों से बड़ा स्पष्ट होके निकल रहा है सब टेलीविज़न नेटवर्क्स में। अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ के लोग किस तरह वोट करते हैं। अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-3 विलेजेस ऐसे थी जहाँ पर लोगों ने जाके वोट ही नहीं किया। तो अगर हम ये कह लें कि अनहैप्पीनेस नहीं है तो वो गलत होगा। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि प्रोटेस्ट ऐसे हो रही है अखिलेश जी के खिलाफ कुछ जगहों पे जहां पर प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अब हमारे राहुल गांधी साहब का शायद उम्मीद यही है कि ये जो कुछ भी उन्होंने कहा ये सच निकले और ये मेड इन इंडिया, जैसे आपने कहा खुद कि शायद वो अपनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री का, पर उनका कहना यह है कि मेड इन इंडिया तभी बनेगा जब बीजेपी सत्ते पे नहीं होगी और कांग्रेस होगी उस जगह पर। सर, कांग्रेस तो थी ना इतने लंबे समय सत्ता में। राजीव जी, जब सत्ता में थी कांग्रेस तो तालों पे लिख के क्यों नहीं गए फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के घर अलीगढ़ वाले ताले? क्यों नहीं गए बराक ओबामा के पलंग पे गाजियाबाद की चादर? क्यों नहीं गए अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में मिर्जापुर की घड़ी या मैनपुरी का मोबाइल? मौका तो दिया ना इस देश ने आपको, ये तो आप नहीं कह सकते कि आपको मौका नहीं दिया इस देश ने। एक ही जवाब देता हूं और एक लाइन में इसका जवाब देता हूं आपको। विगत 2004 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी थी और जब 2014 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार हटी थी तो $41 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारे किसानों ने किया था और $21 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया था खेती के सामानों का। इससे स्पष्ट है कि जब कृषि क्षेत्र में इतनी ग्रोथ हुई है मनमोहन सिंह साहब की सरकार में, तो पिछले 47 साल में कितना हुआ होगा। 2013 में 1947 में यदि देश का बजट
देश का बजट 213 करोड़ रुपए था, तो जेटली जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो 21,47,000 करोड़ रुपए का, तो ये हमने 60 साल में देश के लिए किया। अब मैं आता हूं, मेरे मित्र ने कुछ आंकड़े दिए थे, उन आंकड़ों पे मैं आपको कोट करना चाहता हूं। एफडीआई के बारे में उन्होंने कहा कि $40 बिलियन का निवेश आया 2016-17 में। बिल्कुल ठीक कहा, संबित पात्रा बिल्कुल सच बोल रहे हैं इस विषय में। लेकिन वो जो निवेश आया है ना, वो निवेश सारा का सारा उसका 41.6% जो निवेश गया है वो सर्विस सेक्टर में गया है, कंप्यूटर सेक्टर में गया है, हार्डवेयर सेक्टर में गया है, इसके अलावा जितना ट्रेडिंग सेक्टर में गया है। बाकी जो निवेश है जो आना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जो कि मेक इन इंडिया के लिए जाना जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए, केमिकल्स के लिए, पावर के लिए, फार्मा के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो कुल 14% है। मेरे मित्र जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं वो नहीं बता रहे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, उसके बाद रोकिएगा प्लीज। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, मेरा सवाल आपसे ही अगला, आप उसके बाद भी बोलते रहे। 2017-18 का घड़ी हटा दी हमने आपकी सहूलियत के लिए, आप लोगों का गला बैठा हुआ है, मैं मान के चल रहा हूं आज आप दोनों ही नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि आप दोनों के गले की पहले ही बैंड बजी हुई है। इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लूं, कीजिए इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लो। 2017-18 का जो आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि 7.24% पे हुआ करता था 16-17 में, वो घट के 17-18 में 5.2% पे आएगा। तो कहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हो रही है पहले तो ये बता दें। जितना भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें अगर वो 184.2% है जनवरी 2016 में, तो अक्टूबर में घट करके 178 पॉइंट पे रह गया है। ठीक है, क्रेडिट इंक्रीज जो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हम कर्ज लेते हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। आप लास्ट लाइन कह के लास्ट पैरा पढ़ने लग गए सर। पिछले 3 दशकों में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। लास्ट लाइन कह के आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ने लग गए, तो मेरा वो सवाल बीच में रह गया कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया, यहाँ इन्वेस्टमेंट में नहीं आया, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो CWG वाला 70 करोड़, कोयला वाला 1,76,000 करोड़, 2G वाला 1,86,000 करोड़, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? उसका भी तो जवाब कोई देगा ना। बहरहाल अब तो इन्हीं को देना पड़ेगा क्योंकि सरकार इनकी है। संबित पात्रा जो बातें वो कह रहे हैं, सर आऊंगा, जवाब ले लीजिए इसका, वापस आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, तब दीजिएगा जवाब। संबित मेरे को जवाब देने का मौका दीजिए। आप वो इंटरवीन करना चाहते हैं, आप पहले अपनी बात कर लें, फिर मैं सवाल पूछता हूं। देखिए, पहली बात तो है बहुत सारे आंकड़ों से जनता भी भ्रमित होती है। मैं बड़ा साधारण तरीके से रखूंगा। राहुल गांधी जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। वो दिन कब आएगा जब उन्होंने एग्जैक्ट शब्द कहा कि जब ट्रंप घड़ी देखेंगे और बोलेंगे भैया क्या समय हुआ है, तो वो बोलेंगे कि अच्छा ये मिर्जापुर का। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये इनको आप बुलवा लीजिए। सर देखिए, बीच में ना बोले, मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप 2 मिनट तक घड़ी चलानी पड़ जाएगी मुझे कि आप लोगों की आवाज ना जाए दूसरे के कान में। देखिए, तो ओबामा जी देखते घड़ी और बोलते भैया ये कहां से बना है, तो लोग बोलते मिर्जापुर। फिर वो सोने जाते तो बोलते ये बेडशीट कहां से आया भैया, तो बोलते अरे ये तो यूपी से आया है। इतना अच्छा होता है ऐसा होता। तो जब हमारा कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 16% बढ़ा, तो उसी अमेरिकन एजेंसी ने, जहां ओबामा, ट्रंप इत्यादि जो बेडशीट, उन्होंने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि क्यों बढ़ गया ये कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसलिए नंबर 1 इंप्रूव्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशन विच वाज लैकिंग प्रीवियसली। पहले पब्लिक इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं थी, वो ठीक हो गया। नंबर 2 उन्होंने कहा ओपनिंग टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अड़चन थी, उसको मोदी जी ने ठीक कर दिया। नंबर 3 उन्होंने कहा, ये और मार्क करने वाली बात है, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। पहले जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसके अंतर्गत आपने भी उदाहरण भी दिया CWG का, कोयले घोटाले का और स्पेक्ट्रम घोटाले का। वो सब जो बॉटलनेक्स था उसको मोदी जी ने दूर किया। और एक बड़ी बात, उसी अमेरिकन कंपनी जहां बेडशीट पे ओबामा सोते ही कहते ये बेडशीट कहां से आया है, ये टूथब्रश कहां से आया है, तो उसमें ही उसी अमेरिकन कंपनी ने कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट मोदी सरकार में जो रहा है वो रहा है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो ये मेड इन मिर्जापुर होगा कैसे? मिर्जापुर में आपने बिजली नहीं दिया तो बेडशीट बन के ओबामा तक जाएगा कैसे? ये तो बता दीजिए। ठीक है विजय जी, जल्दी से मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं। ये सारे आंकड़े जो रखते हैं, जब कांग्रेस यूपीए की सरकार होती थी वो हमसे कहते थे महंगाई नहीं बढ़ रही, ये लो आंकड़ा पेट भर लो। खोलना चाहता हूं। अब इनकी सरकार है तो ये कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ रही, ये लो आंकड़ा, इससे पेट भर लो। अभी संबित जी ने कुछ आंकड़े दिखाए, फिर राजीव त्यागी ने कुछ आंकड़े दिखाए। नोटबंदी के दिन से लगातार चिल्लम चिल्ला मची हुई थी कि हाई जीडीपी गिर जाएगी, 2% का घाटा हो जाएगा, 2.5% का नुकसान हो जाएगा। कल डेटा आया, उसने कह दिया जीडीपी में कोई बहुत बड़ा हाई तौबा नहीं हुआ है। तो सर ये डेटा फेड होते हैं क्या, झूठ होते हैं, या अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के हिसाब से हर कोई उनको उठा के इस्तेमाल कर सकता है और बेवकूफ बना सकता है? देखिए जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने जीडीपी के आंकड़े को लेके। हमें इसको समझना पड़ेगा कि जीडीपी के आंकड़ा कैलकुलेट कैसे होता है। जो आपकी मेथोडोलॉजी है उसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन या रोल नहीं आता है।
और इस देश में ये बात सही है कि जब आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंद होगा तो जो डिमांड सप्लाई आएगा वो सारा का सारा जो सप्लाई आएगा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आएगा और आपको उसमें जीडीपी में बढ़ोतरी दिखेगी, ये बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है एम्प्लॉयमेंट को लेके कि जो बेरोजगारी हुई है, क्योंकि जीडीपी तो अगर किसी के पास 5 अरब रुपए है उसका अगर 6 अरब रुपए बन जाता है तो जीडीपी की तो ग्रोथ हो गई, लेकिन क्या इस देश को एम्प्लॉयमेंट मिला? हमें यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जो हमारी चुनौती है वो रोजगार है, जीडीपी नहीं है। जीडीपी एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जरूर देता है कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, लेकिन मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया का जो फोकस होना चाहिए वो जीडीपी ना होके एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, क्योंकि इस देश में ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हर हाथ को एक काम मिलना जरूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा इस देश की लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना। तो मुझे लगता है कि जीडीपी पे हम इतना ना फोकस करके एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम फोकस करेंगे और अगर पॉलिसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके बनेंगी तो जीडीपी भी बढ़ेगा और देश में खुशहाली भी आएगी और ये जो चुनावी वादे हम लोग कर रहे हैं ये भी पूरे होंगे। लेकिन चुनाव कैसे जीतेंगे सर फिर? क्योंकि चुनाव में आप जाके बताइए कि कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम इतना बढ़ गए तो जनता वोट देगी क्या? चुनाव में जाके आप बताइए कि हमारी जीडीपी जी मनमोहन जी तो कह रहे थे 5.5 रह जाएगी, लेकिन 7 ही है, जनता को समझ में आएगा क्या? और जनता इस पे सवाल नहीं पूछती क्या? पतंग उड़ेगी तो बरेली का मांझा कटेगा। मैं चाहता हूँ ओबामा मार्केट जाएं, अमरूद लें तो लिखा हो मेड इन इलाहाबाद। अभी बनारस में उन्होंने कहा कि यहाँ का लंगड़ा आम जो है वो चाइना में जाना चाहिए। तो जनता किस चीज़ पे वोट देती है? जनता को जो सामने नजर आती है कि या वो कब्रिस्तान और शमशान देख के वोट देती है? नहीं, आई थिंक वो इश्यू तो इतना रेलेवेंट नहीं रहा अब, बट आखिरकार रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है जिन्होंने अभी बात की। और रोजगार आपने जितने वायदे किए थे उतने रोजगार तो जनरेट हुए नहीं, और जनरेट भी कैसे होंगे? आपने कोई नई कारखाने नहीं लगाए, बाकी चीज़ों की दिक्कत हो रही है। मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों पे वक्त लगता है। ये नहीं है कि आप सरकार में आए और तीसरे महीने में सब तैयार होकर आपके पास है और आपके साथ जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो हो रही है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जितना नुकसान होना चाहिए था डीमोनेटाइजेशन से, उतना नुकसान ये जो CSO की स्टैटिस्टिक्स आई है उसमें है नहीं। और जो हमारे मेहमान ने जो अभी बात की वो बिल्कुल सही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप उसमें लेंगे नहीं, पर CSO ने ये बात ज़रूर कहा है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हमको लेनी चाहिए थी वो हमारे पास है नहीं, उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन से सेक्टर्स उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। तो आखिरकार जो नुकसान ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि होगा इकोनॉमी में, वो हुआ नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं था। जो लोगों ने सोचा कि 2% घटेगा, 2.5% घटेगा। बट आखिरकार जो सवाल आपका है वो सबसे अहम इसलिए है, आम आदमी किस वजह से जाके वोट देता है और किस पार्टी को वोट सब ठीक है समझ के देता है। अगर उसने देखा है कि जो वायदे उसके कैंडिडेट्स ने किए और उस क्षेत्र में कुछ हुआ है टैंजिबल, तो वो ज़रूर जाके वोट देखा है। और उसका उदाहरण आपको यूपी में ही मिल जाएगा। जो आप इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों से, उसमें कई लोगों ने बाहर आके कहा है कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, सड़कें बनी हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ पे उनको आशंकाएं थी, वो थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। पर ज़्यादातर लोग ये जो क्षेत्र है जिसको हम स्ट्रैंगल होल्ड मानते हैं समाजवादी पार्टी की, पूरा ईस्टर्न यूपी, अब इसमें देखिए ये एक बड़ा डामाडोल सा यहाँ पर वोटिंग सिस्टम नजर आ रहा है कि भाई अब क्योंकि 7 चरण का चुनाव हो गया, या तो आखिरी चरण आते आते नेता थक गए हैं, उनको लगने लगा कि अब चुटकुलों से ही चुनाव जीत लें, तो इसलिए चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, जमीनी मुद्दे गायब हो गए हैं, या कि ये स्ट्रेटेजी है कि जनता को बेवकूफ़ बना के ही वोट लेना। ये स्ट्रेटेजी है या मजबूरी है कि अब और कुछ बचा नहीं तो फिर यही कर लें, किसी तरह टाइम पास तो करना है, 8 मार्च तक तो निकालना है, रैलियां भी हैं, उन सब में कुछ बोलना भी है, तो क्यों ना एक दूसरे पे ऐसी टीका टिप्पणी कर ली जाए।